नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे इंसान और उनके शुरू किए गए आंदोलन की पड़ताल कर रहे हैं जिन्हें अक्सर आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय और उनके ब्रह्म समाज की। ये वो नाम है जो हमने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़े हैं लेकिन सवाल ये है कि इन पन्नों के पीछे का इंसान कैसा था। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने 19वीं सदी के भारत में एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज और लेख हैं, उनके आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि राममोहन रॉय ने क्या किया, बल्कि ये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, उनके विचारों की जड़ें कहाँ थीं और कैसे उन विचारों ने एक ऐसे समाज को हिला दिया जो आप कह सकते हैं सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। हाँ, तो आज की हमारी पड़ताल राममोहन रॉय के दिमाग में चल रही उथल-पुथल से शुरू होगी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर के विचार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। फिर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की कहानी में उतरेंगे और उनके सबसे बड़े और सबसे मुश्किल संघर्ष सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई को समझेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि उनके जाने के बाद उनके आंदोलन का क्या हुआ और आज हमारे लिए उसकी क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से। 1772 में जन्मे राजा राममोहन रॉय। जब हम उनकी सोच के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ भारी भरकम शब्द सामने आते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा, सामाजिक समानता। हाँ, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? क्या वो बस पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे या कुछ और भी था? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका आधुनिक दृष्टिकोण पूरी तरह से पश्चिमी नकल नहीं था। अच्छा। वे भारतीय परंपरा के भीतर से ही आधुनिकता की तलाश कर रहे थे और यही बात उन्हें अपने समय के दूसरे विचारकों से अलग करती है। तो उनके विचारों के केंद्र में क्या था? उनके हर विचार के केंद्र में एक बहुत शक्तिशाली आइडिया था, एकेश्वरवाद। उनका मानना था कि अनगिनत देवी देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों ने हिंदू धर्म को अंदर से कमजोर कर दिया है और समाज को बांट दिया है। तो क्या उनका असली हथियार सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि तर्क के साथ साथ शास्त्रों की एक नई, एक क्रांतिकारी व्याख्या थी? बिल्कुल। कि वो कह रहे थे ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके ही ग्रंथ कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने परंपरा को तोड़ने के लिए परंपरा का ही इस्तेमाल किया। जैसे 1809 में उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स नाम की एक किताब लिखी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद करना शुरू किया। हाँ, वो आम लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि जिन प्राचीन ग्रंथों को सबसे पवित्र माना जाता है, वो भी एक ही ईश्वर की बात करते हैं, मूर्ति पूजा की नहीं। ये तो एक बहुत साहसिक कदम था। बहुत ज्यादा, क्योंकि तब तक ये ग्रंथ सिर्फ कुछ विद्वानों की पहुंच में थे। यानी वो ज्ञान को कुछ लोगों के हाथ से निकालकर सबके सामने रख रहे थे। और लगता है कि वो सिर्फ लिखने पढ़ने से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना इसी दिशा में एक कदम था। बिल्कुल, आत्मीय सभा एक तरह का कह सकते हैं डिबेटिंग क्लब था। दोस्तों की एक महफिल जहां उस समय के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर खुली बहस होती थी। जैसे मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, सती, इन सब पर सवाल उठाए जाते थे। लेकिन यहाँ रॉय का एक और सिद्धांत सामने आता है जो बहुत क्रांतिकारी था। वो क्या? उनका मानना था कि वेदांत तर्क पर आधारित है और अगर कोई बात तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे तो उसे छोड़ देना चाहिए, भले ही वो शास्त्रों में क्यों न लिखी हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और उन्होंने इस तर्क की तलवार को सिर्फ हिंदू धर्म पर ही नहीं चलाया। नहीं, वो किसी को नहीं बख्शते थे। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से एक किताब लिखी। अच्छा। इसमें उन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से ईसा मसीह के नैतिक उपदेशों को अलग किया और चमत्कारों वाली कहानियों को हटा दिया। क्यों? उनका कहना था कि असली संदेश नैतिकता में है, चमत्कारों में नहीं। जाहिर है, इस बात पर ईसाई मिशनरी भड़क गए। तो वो एक ऐसे इंसान थे जो हर तरफ से लड़ रहे थे, हिंदू रूढ़िवादियों से भी और ईसाई मिशनरियों से भी। बिल्कुल। एक अकेला इंसान इतने सारे मोर्चों पर लड़ रहा है। हाँ। क्या ब्रह्म समाज की स्थापना इसी जरूरत से हुई कि इन विचारों को एक आंदोलन का रूप दिया जाए? हाँ, ताकि वे किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहें। एक संस्थागत रूप देना जरूरी था। हाँ, एक व्यक्ति की सीमाएं होती हैं। विचारों को संस्था का रूप देना जरूरी था ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सकें। अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की नींव रखी, जो बाद में ब्रह्म समाज बनी। बिल्कुल। इसका मकसद बहुत साफ था,
अगर हम उनके दस्तावेजों को देखें तो उनका उद्देश्य था एक ऐसे ईश्वर की पूजा करना जिसका कोई रूप नहीं, कोई अंत नहीं, जो हमेशा से है और जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया और संभाला है। और पूजा का तरीका भी मतलब पूरी तरह से अलग था। हाँ बिल्कुल। कोई मूर्ति नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, सिर्फ प्रार्थना, ध्यान और उपनिषदों का पाठ। ये उस समय के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। ये एक विजुअल स्टेटमेंट था, एक खुला विद्रोह। जब आप एक ऐसी इमारत बनाते हैं जहां कोई मूर्ति नहीं है, तो आप सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं रख रहे, आप समाज को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो ब्रह्म समाज दो खंभों पर खड़ा था, तर्क और वेद उपनिषद। हाँ, लेकिन ये कोई बंद दरवाजों वाला समाज नहीं था। रॉय का मानना था कि हर धर्म में कुछ न कुछ सच्चाई है, इसलिए उन्होंने दूसरे धर्मों की अच्छी बातों को भी शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जब भी कोई स्थापित व्यवस्था को चुनौती देता है तो पलटवार तो होता ही है ना। और वो हुआ भी। कलकत्ता के रूढ़िवादी तबके ने इसे अपने धर्म पर हमला माना। अच्छा। राजा राधाकांत देव जैसे प्रभावशाली लोगों ने ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा बनाई। उसका क्या मकसद था? उनका मकसद था हिंदू धर्म की पुरानी परंपराओं को जैसी वो थीं वैसी ही बनाए रखना। तो एक तरफ बदलाव की आवाज थी और दूसरी तरफ परंपरा को बचाने की जिद। बंगाल के समाज में एक वैचारिक युद्ध छिड़ चुका था। एक तरफ राम मोहन रॉय तर्क और मानवतावाद की मशाल जला रहे थे, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा पुरानी परंपराओं में जकड़ा हुआ था। बिल्कुल। और यहीं पर उनके विचारों का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर टकराव हुआ सती प्रथा के मुद्दे पर। सती प्रथा सिर्फ एक कुरीति नहीं थी, वो उस समय के समाज की सबसे भयावह सच्चाई थी, और राम मोहन रॉय इसके खिलाफ एक योद्धा की तरह खड़े हुए। उन्होंने ये संघर्ष कब शुरू किया? 1818 में। उनका तरीका सिर्फ भावों को अपील करना नहीं था, वो दो स्तरों पर लड़ रहे थे। दो स्तर? पहला, वो शास्त्रों को खंगालकर ये साबित कर रहे थे कि किसी भी पवित्र हिंदू ग्रंथ में विधवाओं को जिंदा जलाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो वो रूढ़िवादी लोगों को उन्हीं के मैदान में चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल। और दूसरा स्तर था मानवता का। वो तर्क और करुणा की अपील करते थे, लेकिन ये सिर्फ लेखों और बहसों तक सीमित नहीं था। तो फिर जो बात उन्हें महान बनाती है वो ये है कि वो जमीन पर उतरे। वो खुद शमशान घाटों पर जाते थे ताकि विधवाओं को जलने से रोक सके। अच्छा। उन्होंने अपने दोस्तों और समर्थकों के विजिलेंस ग्रुप यानी निगरानी समूह बनाए, जो ऐसी किसी भी घटना की खबर लगते ही वहां पहुंच जाते थे। उन्होंने सरकार को अनगिनत याचिकाएं भेजी। ये तो एक जुनून की तरह लगता है, अपने आरामदेह जीवन को छोड़कर शमशान घाटों के चक्कर लगाना। बिल्कुल, ये एक जुनून ही था, और इस जुनून और अथक मेहनत का नतीजा 1829 में मिला, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हाँ, एक दंडनीय अपराध। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उनका काम यहीं खत्म नहीं हुआ होगा। नहीं, उन्होंने बहुविवाह पर हमला किया और विधवाओं की दयनीय हालत के खिलाफ आवाज उठाई, और शायद वो पहले भारतीय थे जिन्होंने महिलाओं के लिए संपत्ति और विरासत के अधिकार की मांग की। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो समझ गए थे कि आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक आजादी अधूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर की मदद, फिर 1825 में वेदांत कॉलेज खोलना, ये सब दिखाता है कि वो भविष्य को देख रहे थे। वो जानते थे कि असली बदलाव शिक्षा से ही आएगा, और उनकी शिक्षा की कल्पना भी अनूठी थी। वेदांत कॉलेज में भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिमी विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। तो वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जो अपनी जड़ों को भी समझे और दुनिया में हो रहे नए आविष्कारों को भी। बिल्कुल। उन्होंने बंगाली भाषा के लिए व्याकरण की किताब लिखी ताकि आम लोगों तक आधुनिक विचार उनकी अपनी भाषा में पहुंच सके। यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है उनकी भाषाओं पर पकड़। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि वो संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू, मतलब 1 दर्जन से ज्यादा भाषाएं जानते थे। 1 दर्जन से ज्यादा भाषाएं, ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन नहीं था। तो क्या था? ये उनके इस विश्वास का सबूत है कि सच और ज्ञान किसी एक संस्कृति या एक किताब की बपौती नहीं है। वो दुनिया के हर कोने से, हर परंपरा से सीखने को तैयार थे। और इसी खुले दिमाग ने उन्हें सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचारक भी बनाया। हाँ, ये पहलू अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। उन्होंने बंगाली जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ लिखा। उन्होंने मांग की कि भारतीय सामानों पर लगने वाला एक्सपोर्ट टैक्स कम किया जाए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी कुछ कहा। हाँ, उन्होंने
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने की बात कही। और सोचिए, उस जमाने में उन्होंने ये मांगे रखी कि सरकारी नौकरियों में भारतीयों को ऊंचे पद मिले, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए, और कानून के सामने भारतीय और यूरोपीय बराबर हों। ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक देश का खाका था जो वो उस समय खींच रहे थे। एक करिश्माई नेता की मृत्यु के बाद अक्सर आंदोलन बिखर जाते हैं। 1833 में इंग्लैंड में रॉय की मृत्यु हो गई। क्या ब्रह्म समाज के साथ भी यही खतरा था? खतरा तो बहुत बड़ा था। राम मोहन रॉय ही इस आंदोलन का चेहरा और उसकी आत्मा थे। कुछ समय के लिए लगा भी कि आंदोलन धीमा पड़ गया है, लेकिन फिर एक नए नेता का उदय हुआ, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता? हाँ, वही। वो 1842 में समाज से जुड़े और उन्होंने इसमें एक नई जान फूंक दी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप दिया, समाज में शामिल होने वालों के लिए शपथ और नियम बनाए। इससे पहले 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा नाम की एक संस्था बनाई थी। एक तरह का थिंक टैंक कह सकते हैं। इसने तत्वबोधिनी पत्रिका नाम से एक जर्नल भी निकाला और ये बंगाल के बुद्धिजीवियों के लिए एक बौद्धिक केंद्र बन गया। और देवेंद्रनाथ के नेतृत्व में समाज ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। और फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। उनके आने से तो आंदोलन में एक और तूफान आया। केशव चंद्र सेन एक करिश्माई और बहुत ऊर्जावान वक्ता थे। 1858 में जब देवेंद्रनाथ ने उन्हें समाज का आचार्य बनाया तो आंदोलन बंगाल की सीमाओं को लांघ गया। बंगाल के बाहर भी फैला? हाँ, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास तक फैल गया। सेन के जोशीले भाषणों ने युवाओं को बहुत आकर्षित किया, लेकिन यहीं से विचारों का टकराव भी शुरू हुआ। किस तरह का टकराव? केशव चंद्र सेन के विचार देवेंद्रनाथ टैगोर के मुकाबले ज्यादा उग्र और रैडिकल थे। सेन चाहते थे कि ब्रह्म समाज सिर्फ हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप ना रहे, बल्कि दुनिया के सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक सार्वभौमिक धर्म बन जाए। अच्छा। वो अंतर्जातीय विवाह के भी प्रबल समर्थक थे, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और देवेंद्रनाथ को ये पसंद नहीं आया। उनको लगा कि सेन आंदोलन को उसकी जड़ों से बहुत दूर ले जा रहे हैं। ये मतभेद इतने बढ़े कि 1865 में देवेंद्रनाथ ने सेन को आचार्य के पद से बर्खास्त कर दिया। और यहीं पर ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी। हाँ, 1866 में केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया नाम से अपना अलग संगठन बना लिया। और मूल समाज का क्या हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर का मूल समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और विभाजन। और फिर 1878 में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ? केशव चंद्र सेन, जो बाल विवाह के खिलाफ आग उगलते थे और जिन्होंने सरकार पर 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट बनाने का दबाव डाला था, हाँ, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 14 साल तय की गई थी, उसी केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 साल की बेटी की शादी नहीं, कूच बिहार के नाबालिग महाराजा से पूरे रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ कर दी। ये तो अपने ही आंदोलन की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था। उनके अनुयायियों ने इसे कैसे लिया होगा? जाहिर है वो सन्न रह गए। उन पर पाखंड और सत्तावादी होने के आरोप लगे। सत्तावादी? हाँ, उनके कई अनुयायियों का कहना था कि वो खुद को एक पैगंबर की तरह देखने लगे हैं। इस घटना ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को तोड़ दिया। तो एक और नया समाज बना? बिल्कुल। उनके नाराज अनुयायियों ने अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन लोगों जैसे आनंद मोहन बोस और शिवचंद्र देव ने कहा कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति से बड़ा है और ये अपने मूल लोकतांत्रिक और तर्कवादी सिद्धांतों पर ही चलेगा। तो अंत में इस पूरे आंदोलन की विरासत क्या रही? इतना कुछ हुआ, इतने विभाजन हुए, क्या इसका कोई स्थायी प्रभाव पड़ा? अगर हम इसके सामाजिक सुधारों को देखें तो इसकी विरासत बहुत बड़ी है। इसने सती प्रथा के अंत में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने पर्दा प्रथा, बाल विवाह और बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर लगातार हमला किया। इसने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए एक माहौल बनाया। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसने भारतीय समाज में तर्क और सवाल पूछने की एक परंपरा शुरू की। इसने जातिवाद और छुआछूत पर भी हमला किया। हाँ, किया। हालांकि इन मामलों में इसे बहुत सीमित सफलता ही मिली, क्योंकि ये मुद्दे समाज में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए थे। लेकिन इसकी सीमाओं का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि इसका प्रभाव बंगाल के शिक्षित शहरी वर्ग से आगे ज्यादा नहीं फैल पाया। ये सच है। ब्रह्मो समाज कभी भी एक जन आंदोलन नहीं बन पाया।
इसका असर मुख्य रूप से बंगाल और कुछ अन्य शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित रहा। तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इसके फैलाव से ज्यादा इसके प्रभाव में है। इसने वो बीज बोए जिनसे बाद में भारत में कई दूसरे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए। तो आज की हमारी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे राजा राम मोहन रॉय ने तर्क और मानवतावाद की एक ऐसी मशाल जलाई जिसने सदियों के अंधेरे को चुनौती दी। ब्रह्म समाज उनके विचारों का एक मंच बना, भले ही बाद में वो कई हिस्सों में बंट गया। और उसने उन बहसों को जन्म दिया जो आज भी हमारे समाज में चल रही हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक इतिहासकार H.C.E. ज़कारियास ने कहा है, राजा राम मोहन रॉय और उनका ब्रह्म समाज उन सभी अलग अलग सुधार आंदोलनों का शुरुआती बिंदु है, चाहे वे धर्म, समाज या राजनीति में हों, जिन्होंने आधुनिक भारत को बनाया है। उन्होंने सिर्फ जवाब नहीं दिए, उन्होंने सही सवाल पूछना सिखाया। बिल्कुल, और उन सवालों की गूंज आज भी सुनाई देती है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ाते हैं। राम मोहन रॉय का एक कथन था, मेरे विचार में लोगों के राजनीतिक लाभ और सामाजिक आराम के लिए उनके धर्म में कुछ बदलाव होना जरूरी है। ये एक बहुत गहरा विचार है। आज के संदर्भ में ये सोचने पर मजबूर करता है कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रगति के बीच क्या रिश्ता है? क्या एक के बिना दूसरा संभव है, या फिर दोनों को साथ साथ चलना ही पड़ता है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।